नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। कई बार वैश्विक राजनीति में लिए गए फैसले हमें अचंभित करते हैं और ये फैसले हम पर खूब असर भी डालते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू कराएंगे। बीते दिनों पश्चिम एशिया और थोड़े यूरोप में मौजूदगी रखने वाले देश तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है। अब तुर्की को तुर्कीये नाम से जाना जाएगा। देश का नाम बदलने के लिए राजधानी अंकारा की ओर से संयुक्त राष्ट्र को एक आधिकारिक अनुरोध भेजा गया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। लेकिन इस दौरान सिर्फ तुर्की के नाम में ही तब्दीली नहीं आई, इसने कुछ और भी बदला, जिससे भविष्य में उसकी राजनीतिक और आर्थिक दिशा और दशा तय होने वाली है। असल में मुस्लिम दुनिया के दो प्रतिद्वंदी तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसी साल अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन सऊदी अरब गए थे। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी तुर्की का दौरा कर सबको चौंका दिया है। सऊदी और तुर्की की इस कवायद से ये साफ है कि दोनों मुल्कों के बीच आपसी संबंधों पर जमी बर्फ अब पिघल रही है। अब सवाल यही है कि हम इस बारे में आज आपसे बात क्यों कर रहे हैं। सऊदी और तुर्की का करीब आना चौंकाने वाला क्यों है? एक वक्त था कि जब 2020 में सऊदी अरब की ओर से तुर्की के बहिष्कार की अपील की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्क गलबहियां करते नजर आ रहे हैं? क्या दोनों देशों की अपनी कोई मजबूरी है? आज के रविवारीय विशेषांक में हम आपसे इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। असल में मध्य पूर्व में सऊदी अरब और तुर्की के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। दोनों मुल्क उस्मानिया सल्तनत के दौर से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जब तुर्की काफी ताकतवर था और उसे ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, तब वो खुद को इस्लामिक दुनिया में सबसे बड़ा मानता था। सऊदी अरब में मक्का मदीना दोनों होने के बावजूद तुर्की उसे नीची नजर से देखता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया, तब तुर्की सऊदी अरब के सामने कमजोर पड़ने लगा। हालांकि दोनों के बीच शहमात का खेल तब भी खत्म नहीं हुआ। पिछले रविवारीय विशेषांक में भी हमने मध्य पूर्व की सियासत पर ही बात की थी। तब हमने बताया था कि मध्य पूर्व के करीब करीब सभी देश एक समान जातीय समूहों और धार्मिक विश्वासों को साझा करते हैं। आमतौर पर भी हम यही पढ़ते सुनते हैं कि मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों की बाहुल्यता है। इसमें शिया मुस्लिमों की अगुवाई में तो ईरान का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन जहां तक सुन्नी मुस्लिमों का सवाल है तो तुर्की और सऊदी अरब दोनों में ही सुन्नी देशों का खलीफा बनने की जंग चल रही है। इसी जंग का नतीजा है कि दोनों देशों के रिश्तों में अक्सर ही कड़वाहट देखने को मिलती है। यह एक दशक पुरानी बात है, जब अरब देशों में अरब क्रांति अपनी बुलंदियों पर थी। एक तरफ उन देशों के तानाशाहों को सत्ता से बेदखल करने के लिए विद्रोहियों की बगावत जोरों पर थी, तो दूसरी ओर यहाँ के मुल्कों के रिश्ते आपस में भी खराब हो रहे थे। मिस्र में तब होस्नी मुबारक का शासन था। वो करीब 30 सालों से मिस्र की सत्ता पर काबिज थे। मुबारक को सत्ता से बेदखल करने के लिए अर्दोआन मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन कर रहे थे। अरब क्रांति की आग जब मिस्र पहुंची, तब मुबारक की सत्ता का खात्मा हो गया और वहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। लेकिन मिस्र में लोकतांत्रिक सरकार की आमद इस अहाते के कुछ देशों को रास नहीं आई। इसकी वजह थी कि यहाँ के ज्यादातर मुल्कों में राजशाही शासन व्यवस्था है। राजशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में अर्दोआन की भूमिका से सऊदी अरब की आंखों में वो चुभने लगे थे। 2014 में अर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति बने तो 2015 में किंग सलमान सऊदी अरब की सत्ता की गद्दी पर बैठे। इसके बाद दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल बनाया गया। लेकिन फिर 2017 के खाड़ी संकट के दौरान सऊदी अरब समेत बहरीन और यूएई ने कतर से अपने रिश्ते तोड़ लिए। तब अर्दोआन ने इसे इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया। नतीजतन सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देशों के साथ तुर्की के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में लगातार कड़वाहट बढ़ती रही। इस घटना के बाद तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते खराब हो गए। दोनों मुल्कों के रिश्ते साल 2018 में तब और तनावपूर्ण हो गए जब सऊदी एजेंट्स ने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या कर दी, और यह सब इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच खाई और चौड़ी हो गई। करीब 4 साल तनाव में रहने के बाद अब दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे हैं। अब आप यही सवाल पूछेंगे कि इतनी लंबी अदावत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्क एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। असल में इन देशों के साथ आने की वजह पैसा और पावर के सिवा कुछ भी नहीं है। व्यापार में घाटा और क्षेत्रीय शक्ति में आई गिरावट ने दोनों देशों को साथ आने पर मजबूर कर दिया है। पहले पैसे की बात करते हैं। असल में हाल के दिनों में तुर्की की मुद्रा लीरा
ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुई है। पिछले साल दिसंबर में तुर्की की महंगाई दर 36.1% तक पहुंच गई थी। सऊदी अरब से कम होते निर्यात का तुर्की की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। दिसंबर 2019 में तुर्की का सऊदी अरब से निर्यात 1.02 अरब रियाल से घटकर 50.6 करोड़ रियाल हो गया था। एक आंकड़े के अनुसार 2020 में सऊदी में तुर्की का निर्यात 78% कम हो गया था। कुछ पाबंदियों के चलते तुर्की काफी चीजों का निर्यात सऊदी अरब को नहीं कर पाता। इसके चलते दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $5 अरब तक गिर चुका है। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। तुर्की ने वर्ष 2023 तक 2,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सऊदी निवेश का टारगेट रखा था और द्विपक्षीय व्यापार को 2,000 करोड़ डॉलर तक ले जाना चाहता था, लेकिन तुर्की के तमाम मंसूबे अधूरे रह गए। दूसरी ओर आने वाले दिनों में तुर्की में चुनाव होने वाले हैं। अर्दवान चुनाव से पहले सऊदी अरब से कुछ निवेश जुटाकर आर्थिक संकट पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि गिरती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने के लिए अर्दवान सऊदी अरब के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। पर यह तो बात हुई तुर्की की। सऊदी अरब की क्या मंशा है, अब वो समझिए। दरअसल मध्य पूर्व इलाके में सऊदी की ताकत में हालिया समय में काफी गिरावट आई है। मध्य पूर्व के बड़े खिलाड़ियों में से एक ईरान से उसकी अदावत पहले ही मध्य पूर्व को 2 खेमों में बांट चुकी है। दूसरी ओर कतर जैसे देशों से दुश्मनी ने भी सऊदी के दबदबे को कम किया है। हाल ही में सऊदी के भरोसेमंद साथी यूएई से भी उसके रिश्ते तल्खी भरे रहे हैं। इससे मध्य पूर्व में सऊदी अरब भू राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ है। ऐसे में एक बड़े खिलाड़ी तुर्की को अपने खेमे में शामिल कर पाना सऊदी अरब अपने हित में देख रहा है। वो तुर्की के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर अपनी क्षेत्रीय शक्ति की छवि को दोबारा स्थापित करना चाहता है। इसलिए सऊदी अरब तुर्की के जरिए अपने यहाँ निवेश को बढ़ाना चाहता है। उसे लगता है कि उससे उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान पर दबाव बढ़ेगा, जिससे इस क्षेत्र में शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित होगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि 2 प्रतिद्वंदियों के साथ आने से मध्य पूर्व की भू राजनीति में कितना बदलाव हो पाता है, और सबसे बड़ा सवाल ये दोस्ती किसी मुकाम तक पहुंच भी सकेगी या नहीं। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में लंबे गतिरोध के बाद ईरान और अमेरिका यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में परमाणु समझौते की बातचीत को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ये सहमति यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल की ईरान दौरे के बाद बनी। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित ये बातचीत दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को बचाने का अंतिम अवसर हो सकता है। JCPOA यानी संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर 2015 में दस्तखत हुए थे। इसका गठन ईरान और P5+1 देशों यानी अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। मगर 2018 में अमेरिका द्वारा इस समझौते से एक तरफा बाहर निकल जाने के कारण यह समझौता टूट गया। हालांकि अप्रैल 2021 में ईरान और P4+1 देशों ने अमेरिका के अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ इस समझौते को फिर से लागू करना चाहा और इसके लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बातचीत शुरू की थी। अगली खबर में स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने यूनाइटेड किंगडम से आजादी के लिए अक्टूबर 2023 में जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने स्कॉटलैंड की संसद में एक विधेयक भी पेश किया है। साथ ही यूके को यह धमकी भी दी कि अगर यूके की सरकार इसे अवरुद्ध करने का प्रयास करती है तो वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी स्कॉटलैंड में प्रमुख विपक्षी पार्टी है और वो इस जनमत संग्रह वाले विधेयक का विरोध कर रही है। लगभग 55 लाख आबादी वाले स्कॉटलैंड के मतदाताओं ने 2014 में जनमत संग्रह में आज़ादी के खिलाफ वोट दिया था। मगर ब्रेक्जिट के मुद्दे पर जब स्कॉटलैंड ने विरोध दर्ज किया तब से ये मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। उधर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान इन दिनों अपने प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए कई देशों और संगठनों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। इसी क्रम में ईरान ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भी आवेदन दाखिल किया है। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे उभरती विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है जिसकी स्थापना 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई थी। हालांकि तब दक्षिण अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था। रूस के मुताबिक अर्जेंटीना ने भी समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगली खबर अफ्रीकी महाद्वीप से अल फशका के विवादित क्षेत्र को लेकर अफ्रीकी देश सूडान
और इथियोपिया के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई है। नतीजे में सूडान की सेना ने इथियोपिया की सीमा से लगे विवादित क्षेत्र पर हमला कर दिया। कुछ दिनों पहले सूडानी सरकार ने आरोप लगाया था कि इथियोपिया की सेना ने 7 सूडानी सैनिकों और एक नागरिक को मार डाला। इसके लिए सूडान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि इथियोपिया ने सूडान के इस आरोप का खंडन किया है। सूडान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित अल फशका विवाद को इथियोपिया के किसानों ने सुलझा लिया था, मगर हाल के वर्षों में इथियोपिया द्वारा जल विद्युत बांध बनाने से ये विवाद फिर से गहरा गया है। दुनिया भर की खबरों के बाद अब आपके लिए एक प्रश्न है, मध्य पूर्व में तुर्की और सऊदी अरब के साथ आने के क्या कारण हैं? इससे वहां की भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परीक्षण कीजिए। बदलती दुनिया में हो रहे बदलावों से आपको अपडेटेड रखने वाले कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते का ये नया स्वरूप आपको कैसा लग रहा है? इसमें क्या नए बदलाव करने की ज़रूरत है? ये तमाम फीडबैक्स हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।